everyone, welcome to GATE Academy. I am Amit Zarola, subject matter expert at GATE Academy. आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डबली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम का। हम देखते हैं डबली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम का मीनिंग क्या होता है, किस तरीके से उसको एनालाइज किया जाता है, किस तरीके से उसको डिजाइन किया जाता है। दैट थिंग्स वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस लेक्चर। सो यहाँ पर मैं बात करता हूँ सबसे पहले सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का। सिंगली रेनफोर्स्ड बीम हम उस बीम को कहते हैं जिसमें हम स्टील रेनफोर्समेंट सिर्फ बॉटम में प्रोवाइड करते हैं ऑफ द बीम। लेकिन यदि बॉटम में प्रोवाइड करने के साथ साथ यदि मैं स्टील रेनफोर्समेंट टॉप ऑफ द बीम में भी प्रोवाइड कर रहा हूं, इन दैट केस द बीम शैल बी कॉल्ड डबली रेनफोर्स्ड बीम। चलिए, इतनी बात समझ में आती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबली रेनफोर्स्ड। अभी तक यदि मेरे पिछले लेक्चर्स देखेंगे तो हमने सिंगली रेनफोर्स्ड पे काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। आज से हम बात करेंगे डबली रेनफोर्स्ड बीम के बारे में। डबली रेनफोर्स्ड बीम देखिए हम प्रोवाइड क्यों करते हैं, पहले तो इस पे डिस्कस करते हैं। वाई टू इंक्रीज द कॉस्ट बाय प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा स्टील रेनफोर्समेंट इन द टॉप, राइट। बट यहाँ पर हम कॉस्ट इंक्रीज नहीं कर रहे हैं जबकि कॉस्ट सेव कर रहे हैं। किस तरीके से कॉस्ट सेव कर रहे हैं? ऐसा होता है कि जब आपके स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा हैवी लोड्स लग रहे हैं जिसके कारण बहुत ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट डेवलप हो चुका है, बहुत ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट डेवलप हो चुका है जो कि आपकी लिमिटिंग वैल्यू को एक्सीड कर चुका है। हमने सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में बात किया था लिमिटिंग वैल्यू का, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट, एमयू लिमिट। फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, क्यू एफ सी के बी डी स्क्वायर। क्यू क्या हो सकता है, यदि मैं बात करूँ Fe415 की तो फॉर्मूला बनेगा एमयू लिमिट का 0.138 एफ सी के बी डी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है एमयू लिमिट का। मतलब आपका जो सेक्शन है यदि उसकी आप क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन फिक्स कर दीजिए, बी फिक्स कर दीजिए, डी फिक्स कर दीजिए, ग्रेड ऑफ कंक्रीट फिक्स कर दीजिए, इन दैट केस उस सेक्शन की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होगी मोमेंट लेने की, दैट विल बी योर एमयू लिमिट। तो आपने क्या किया, एक कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसके अंदर आपने डिसाइड कर दिया कि यार मैं 300 क्रॉस 400 मीन्स 300 विड्थ तो 400 mm डिप्थ क्या रखने वाला हूँ, बीम रखने वाला हूँ। तो मैंने क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन डिसाइड कर दिए, क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन डिसाइड कर दिए और ग्रेड ऑफ कंक्रीट भी सपोज M20 डिसाइड कर चुका हूँ। तो क्या मैं एमयू लिमिट निकाल सकता हूँ उस बीम के लिए, उस स्ट्रक्चर में? तो क्या निकलेगा, एमयू लिमिट इज इक्वल टू Fe415 ग्रेड स्टील रखने वाला हूँ 0.138 FC के पता है, बी पता है 0.138 FC के, बी पता है, डी स्क्वायर इफेक्टिव डेप्थ जो है वो भी मैंने क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है। क्योंकि 50 mm सपोज मैं कवर प्रोवाइड कर रहा हूँ इफेक्टिव कवर, तो 350 mm टोटल ग्रॉस डेप्थ मैंने कितना रखा है 400 mm, तो 350 क्या हो जाएगा, इफेक्टिव डेप्थ डी हो जाएगा। यहाँ से आप एमयू लिमिट निकाल सकते हैं एक्चुअल टोटल मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ योर सेक्शन की। अब क्या हो रहा है कि आपने जो बीम है वो स्ट्रक्चर में प्रोवाइड किया और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी लोड्स आ रहे हैं और वो हैवी लोड्स के कारण जो बेंडिंग मोमेंट डेवलप होने वाला है बीम में, सपोज बीम इफ आई टॉक अबाउट इट्स अ सिंपली सपोर्टेड, लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। सो WL²/8 से मैंने क्या किया, मैक्सिमम लोड कैलकुलेट किया एट द मिड स्पैन। तो मैक्सिमम लोड मैक्सिमम मोमेंट जब मैं मिड स्पैन कैलकुलेट करता हूँ WL²/8 से, तो मुझे पता लगता है कि जो मैक्सिमम मोमेंट निकाला है मैंने वो आपकी मोमेंट कैपेसिटी एमयू लिमिट को क्या कर चुका है, एक्सीड कर चुका है, उससे ज़्यादा हो चुका है। अब क्या हो सकता है, इसको हमने सॉल्व करना। अब तो बीम फेल हो जाएगी यदि आप उसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं तो बीम फेल ना हो तो इसलिए हमें क्या कर सकते हैं, एक ऑप्शन ये हो सकता है कि जो मैंने क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन 300 क्रॉस 400 डिसाइड किया था, या तो उसको इंक्रीज कर दूं तो मोमेंट अल्टीमेट मोमेंट कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूं, मैं क्या करता हूं, आई कीप द डायमेंशन कांस्टेंट बट आई प्रोवाइड विद दिस आई प्रोवाइड एडिशनल स्टील रेनफोर्समेंट। ये जो एडिशनल स्टील रेनफोर्समेंट है वो ना केवल मैं टॉप में प्रोवाइड कर रहा हूँ, बॉटम में भी मैं एडिशनल स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे दैट वी कैन डिस्कस हियर। तो हमने क्या किया, टॉप में एज वेल एज बॉटम में एडिशनल एक्स्ट्रा स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए। ये जो बीम बना है आपका वो हो जाएगा आपका डबली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आपका डबली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम का जो प्रिंसिपल है वो डिस्कस हम यहाँ पे कर सकते हैं। बात करते हैं एक्चुअली मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, ऑन द बोर्ड वी कैन डिस्कस नाउ। देखिए मेरे पास एक डबली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम है, ये कुछ इस तरीके से एक डबली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम मैंने यहाँ पे बनाया। इसके अंदर सपोज 1 2 3 4 5 स्टील रेनफोर्समेंट बार्स मैंने क्या किया है, डाल दिया है। इस
बीम का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो मैंने कांस्टेंट रख दिया है, तो मैं मान रहा हूं कि ये विड्थ ऑफ बीम हो गया है बी, और ये इफेक्टिव डेप्थ है स्मॉल डी। कहां से मेजर करते हैं? टॉप ऑफ बीम से लेकर स्टील के रेनफोर्समेंट तक। चलिए अब यहां पर ये क्या हो चुका है, यहां पर मैंने टॉप में भी 3 स्टील रेनफोर्समेंट क्या किए हैं, इंसर्ट कर रखे हैं। 3 स्टील रेनफोर्समेंट टॉप में डाल रखे हैं। तो देखिए हम जानते हैं कि टॉप में क्या आता है, कंप्रेशन आता है, बॉटम में क्या आता है, टेंशन आता है। तो जो टॉप में आपने जो रेनफोर्समेंट डाला है उसको हम नाम देते हैं कंप्रेशन रेनफोर्समेंट, और जो बॉटम में आपने रेनफोर्समेंट डाला है उसका क्या नाम होता है, सिंगली रेनफोर्समेंट हम बात कर चुके हैं काफी बार, क्या नाम होता है, टेंसाइल रेनफोर्समेंट। सो कंप्रेशन रेनफोर्समेंट को मैं यहाँ डिनोट करूंगा ASC से, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन, एंड यहाँ पे इसको मैं डिनोट करूंगा AST से, मींस एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट इन टेंशन जोन। चलिए ASC हो चुका है, AST हो चुका है, 5 बार नीचे है, 3 बार ऊपर है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये आपका कौन सा सेक्शन होगा, ये आपका होगा डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन। तो इसका नाम मैं क्या लिख दूं, डबली रेनफोर्स्ड बीम सेक्शन, डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन आई कैन राइट। चलिए आगे बात करता हूं। मैंने क्या किया, मैं देख क्या रहा था, हालांकि प्रॉब्लम एक थोड़ा सा कैलकुलेशन के थ्रू समझाता हूं। मैंने MU लिमिट कैलकुलेट किया। MU लिमिट का फॉर्मूला मुझे पता है, ये किस लिए है, सिंगली रेनफोर्स्ड का, 0.138 FCK BD स्क्वायर। तो यहाँ पर MU लिमिट मैंने निकाला 0.138 FCK BD स्क्वायर। सपोज ये MU लिमिट का वैल्यू जो आ चुका है वो आ चुका है 350 किलो न्यूटन मीटर फॉर द गिवन डायमेंशन B एंड D के लिए वैल्यू आपको मिल चुकी है, कितनी, 350 किलो न्यूटन मीटर की। अब हमने क्या किया, मोमेंट अप्लाइड कैलकुलेट किया। MU मीन्स अप्लाइड मोमेंट, वो मैंने निकाला सपोज WU L स्क्वायर बाय 8 से, L आपका इफेक्टिव ले सकते हैं आप। तो मुझे यहाँ पर जो मोमेंट मिला है अप्लाइड वो मिला है मैक्सिमम 400 किलो न्यूटन मीटर का। मतलब आपके बीम की जो कैपेसिटी है वो सिर्फ 350 किलो न्यूटन मीटर लेने की है, और अप्लाइड कितना हो रहा है, दैट इज 400 किलो न्यूटन मीटर। बीम फेल हो सकता है। तो ये जो कंडीशन यहाँ पर क्रिएट हुई है, मतलब आपका जो MU लिमिट है वो छोटा हो चुका है MU से। तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रजिस्ट करना पड़ेगा जो एडिशनल बेंडिंग मोमेंट आ रहा है 350 तक। देखो ये 400 है, 350 तक ऑलरेडी ये सेक्शन रजिस्ट कर सकता है, लेकिन आ कितना आ रहा है, 400 आ रहा है। मतलब रिमेनिंग कितना बच रहा है, 50 किलो न्यूटन मीटर। 400 में से 350 माइनस किया तो कितना मिलता है, 50 किलो न्यूटन मीटर। इस 50 किलो न्यूटन मीटर को रजिस्ट करने के लिए, इस 50 किलो न्यूटन मीटर को कैरी करने के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा, टॉप में एडिशनल स्टील रेनफोर्समेंट, एंड बॉटम में भी कुछ एडिशनल स्टील रेनफोर्समेंट डालना पड़ेंगे। तो क्या मैं बता दूं कंडीशन, जब भी MU बड़ा हो जाता है MU लिमिट से, यहां पर जब भी आपका MU बड़ा हो जाता है MU लिमिट से, in that case we should design the doubly reinforced beam without increasing the cross sectional dimension of the given beam। क्योंकि देखिए कोई भी स्ट्रक्चर में आप ज्यादा डेप्थ के बीम्स रखते हैं, so it doesn't give good appearance। So if you want good appearance, you want to restrict the depth and the cross sectional area of your beam, then you should go with doubly reinforced beam design। बात करते हैं यहाँ पर, मेरे पास था ये doubly reinforced beam design। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये कितना मोमेंट ले रहा है, उस जो कैलकुलेशन मैंने आपको करके बताया है, इस कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे कितना रजिस्ट कराना है, टोटल 400 किलो न्यूटन मीटर मुझे रजिस्ट करवाना है। तो ये जो डबली रेनफोर्स्ड बीम में डिजाइन किया हूं, यहां पर ये कितना रजिस्ट करने वाला है, ये रजिस्ट करने वाला है 400 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट। आगे बात करते हैं, अब सिंगली रेनफोर्स्ड में बना रहा हूं, इसको मैं डबली रेनफोर्स्ड को क्या कर रहा हूं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। कैसे डिवाइड कर सकता हूं, यहां पे देखते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, कुछ इस तरीके से, मतलब इसकी विड्थ जो होगी सेम रखना है, थोड़ा सा ये थिन बन चुका है सेक्शन,
तो हमने क्या किया, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। यहां पर 1, 2 और 3 रेनफोर्समेंट है, प्लस यहां पर कितने आ रहे हैं रेनफोर्समेंट, 1, 2 और ये 3। ठीक है, और यहां पर आपने डाल दिए 2। सपोज देखिए, मैं बताना क्या चाह रहा हूं इस पिक्चर में, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यहां पर आप समझने की कोशिश करिए। आपका था डबली रेनफोर्स्ड बीम, जिसको मैंने दो पार्ट्स में क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। आप देखिए, ये हो गया आपके 3 और 2, टोटल कितने हो गए, 5 रेनफोर्समेंट। यहां पर भी ये 3 टॉप में क्या हो गए, 5 रेनफोर्समेंट। बात सिर्फ इतना सा है कि यहां पर कंक्रीट है, कंक्रीट इज देयर, ठीक है, लेकिन ये जो है इसमें कंक्रीट नहीं है। नहीं तो 2 सेक्शन हो जाएंगे, डबल विड्थ एंड डबल डेप्थ हो जाएगी, तो नो कंक्रीट। ये आपको समझने की कोशिश करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या देखते हैं, ये डबली रेनफोर्स्ड बीम मैंने एक बनाया है जिसमें 400 किलोन्यूटन मीटर मुझे मोमेंट क्या करना है, रजिस्ट करना है। अब ये जो मिल के बना है डबली रेनफोर्स्ड बीम, ये बना है एक बैलेंस सेक्शन, सिंगली रेनफोर्स्ड बैलेंस सेक्शन से, जो कि कितना मोमेंट कैरी कर पा रहा था, ये मोमेंट कैरी कर पा रहा था तकरीबन 350 किलो न्यूटन मीटर का। ये एक क्या मैं बोल रहा हूँ कि ये एक बैलेंस सिंगली रेनफोर्स्ड बीम है जो 350 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट क्या कर पा रहा था, रेजिस्ट कर पा रहा था। कहाँ से निकाला था मैंने ये 350, ये 350 मैंने निकाला था यहाँ से 0.18 एफसी के बीडी स्क्वायर से। तो ये 350 क्या हो गया आपका, यहाँ पर कि ये जो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम सेक्शन है जो कि बैलेंस सेक्शन है, वो 350 ले पा रहा है। अब रजिस्ट तो मुझे कितना कराना है, टोटल 400 करवाना था, यहाँ पर ये 400 वैल्यू। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस 350 के अंदर 50 किलो न्यूटन मीटर के एडिशनल कैपेसिटी देने वाला हूँ। तो मैं कैसे देने वाला हूँ, एडिशनल स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करके बॉटम में, एडिशनल स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करके टॉप में। तो यहाँ पर देखिए, ये है आपका सिंगली रेनफोर्स्ड बैलेंस्ड सेक्शन, सिंगली रेनफोर्स्ड बैलेंस्ड सेक्शन। जब ये सिंगली रेनफोर्स्ड बैलेंस सेक्शन है, तो यहां पर ये जो रेनफोर्समेंट है इसका मैं नाम दे रहा हूं, ये है आपका ST1 और ये जो है आपका, ये है आपका ST2। आप इन दोनों को ऐड करेंगे, आपको यहां पर टोटल AST मिल जाएगा। यहां पर मैं बात करता हूं, इसको हम नाम देते हैं ASC। तो ये आपका क्या हो जाएंगे, ये कितना मोमेंट कैरी करने वाले हैं, ये रिमेनिंग 50 किलो न्यूटन मीटर का क्या करने वाले हैं, मोमेंट कैरी करने वाले हैं। ये कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे क्या है लिखा है, रैंडम वैल्यूज मैंने क्या किया है, लिया है। तो मतलब मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो सेक्शन है इसकी कैपेसिटी कितनी है मोमेंट बनाने की, वो मुझे यहाँ पर रजिस्ट करवाना है अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट MU, ठीक है। ये रजिस्ट कितना कर पाता है, ये रजिस्ट कर पाता है MU लिमिट के बराबर। तो ये हो गया आपका MU लिमिट को रेजिस्ट कर पाएगा ये वाला सेक्शन, और रिमेनिंग किसको करवाना पड़ेगा हमें इसके लिए। तो यहां पर रिमेनिंग मतलब क्या हो जाएगा, MU माइनस MU लिमिट, इतना आपको क्या कराना है, यहां पर रेजिस्ट कराना है इस वाले सेक्शन के लिए। तो बात करते हैं बैलेंस सेक्शन की, सिंगली रेनफोर्स्ड बैलेंस सेक्शन में MU लिमिट की वैल्यू कितनी होती है। MU लिमिट का फॉर्मूला जो है वो मुझे पता है, दैट वी हैव QFCK BD स्क्वायर। Q क्या होता है, Q डिपेंड्स अपॉन द ग्रेड ऑफ स्टील। यदि आपके पास 250 है, हमने इसके बारे में डिस्कस किया है, हमने डिराइव करके बताया है ये वैल्यू आपको। तो Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर Fe 250 के लिए 0.148, Fe 415 के लिए 0.138, Fe 500 के लिए यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 0.133 FC के BD स्क्वायर। सो 0.148, 0.138, 0.133 FC के BD स्क्वायर। MU लिमिट का क्या मिल चुका है मुझे, यहाँ पर फॉर्मूला मिल चुका है। चलिए
तो आपको कैपेसिटी मिल गई है इसकी। अब बात करते हैं mu माइनस mu लिमिट के लिए। अब ये जो एडिशनल बेंडिंग मोमेंट आ रहा है उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, चलो मैंने क्या किया, बॉटम में AST2 प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। तो आप देखेंगे इस पर्टिकुलर केस के अंदर यहां पर क्या हो रहा था, टोटल कंप्रेसिव फोर्स क्या होते हैं, टोटल टेंसाइल फोर्स के बराबर होते हैं, बैलेंस कंडीशन है, सिंगली रेनफोर्स्ड बैलेंस सेक्शन है, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, इस एडिशनल बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए मैंने क्या किया, बॉटम में कुछ एडिशनल स्टील रेनफोर्समेंट डाला AST2। तो यहां पर आप देखेंगे कि मेरे पास सिर्फ क्या है, T है, कंप्रेशन फोर्स नहीं है, मुझे तो T इक्वल टू सी चाहिए। तो टू सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ T इक्वल टू सी हमने क्या डाला है यहाँ पर, एडिशनल स्टील रेनफोर्समेंट टॉप में डाला, जिसे हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन रेनफोर्समेंट कहते हैं। तो अब यहाँ पर भी मेरे पास कंडीशन क्या आ चुकी है, T इक्वल टू सी आ चुकी है। चाहता मुझे क्या करना है, मुझे तो सिर्फ इतना बेंडिंग मोमेंट रजिस्ट कराना है mu माइनस mu लिमिट का। तो आप क्या कर सकते हैं, mu माइनस mu लिमिट के लिए ये जो मोमेंट आ रहा है, आपको एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट का फॉर्मूला में पढ़ा चुका हूं, तो उस एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट के लिए आप यहां पर रेनफोर्समेंट डाल दीजिए 2 एक्स्ट्रा बार, बात खत्म। नहीं, हमें क्या करना है, यहां पर तो कंप्रेशन इक्वल टू टेंशन था, लेकिन इस फिगर में कंप्रेशन इक्वल टू टेंशन नहीं है, तो उसको भी सेटिस्फाई कराना है कंप्रेशन इक्वल टू टेंशन। तो हमने क्या किया, इस एडिशनल टेंसाइल फोर्स के लिए के इक्वल ही हमने क्या किया, एडिशनल कंप्रेसिव फोर्स भी डेवलप किया। वो कैसे डेवलप किया, कंप्रेशन रेनफोर्समेंट टॉप में प्रोवाइड करके। तो आप ये दो सेक्शन को ऐड करिए, यहाँ पर कंक्रीट नहीं है, यहाँ पर कंक्रीट है, दोनों को ऐड किया, आपको डबली रेनफोर्स्ड बीम मिल चुका है। तो दिस वाज द प्रिंसिपल ऑफ डबली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको एनालाइज करने वाले हैं कि किस तरीके से डबली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम एनालाइज किया जाता है। देखते हैं यहां पर डबली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम के अंदर यदि मैं बात कर रहा हूं, वापस से मैं सेक्शन बनाता हूं एक डबली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम के लिए। तो यहां पर आपको क्या करना है, टोटल कंप्रेसिव फोर्स निकालना है। हम जब भी किसी बीम को एनालाइज करते हैं, जैसे कि हमने सिंगली रेनफोर्स्ड बीम को भी एनालाइज किया था, तो हमने क्या किया था, टोटल कंप्रेसिव फोर्स निकाले थे, टोटल टेंसाइल फोर्स निकाले थे, ठीक है। और दोनों का क्या किया था, इक्वल रख के हमने डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाली थी। यहां पर भी मैं सेम चीज करने वाला हूं, तो देखते हैं कैसे होता है। आपको यहां पर इसका फॉर्मूला पता है, ये प्योरली सिंगली रेनफोर्स्ड बीम सेक्शन है। तो इसके लिए, इस वाले फिगर के लिए हमारे पास टोटल कंप्रेसिव फोर्स क्या है, इसको मैं क्या मान रहा हूं, यह है मेरे पास फिगर नंबर 1। सो इसके लिए जितने कंप्रेसिव फोर्स होंगे उसको मैं C1 कहूंगा, इसके लिए जितने टेंसाइल फोर्स होंगे उसको T1 कहूंगा। C1 हो गया, T1 हो गया, यहां पर ये T1 ये C1। ये मेरे पास है फिगर नंबर 2। फिगर नंबर 2 से मेरे पास टोटल कंप्रेसिव फोर्स C2 मिलेगा, टोटल टेंसाइल फोर्स T2 मिलने वाला है। तो यहाँ पर मैं ये वैल्यूज निकालने वाला हूँ कि C1 की वैल्यू कितनी होती है, C2 की वैल्यू कितनी होती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे पहले वाले फिगर के लिए तो मुझे पता है C1 क्या हो जाएगा, C1 इक्वल टू होता है 0.36 FCK B इंटू XU। ये क्या होता है, कंप्रेसिव फोर्स होता है सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में, क्योंकि आपका ये क्या है, ये आपका सिंगली रेनफोर्स्ड बीम सेक्शन है ये वाला। चलिए, ये तो हो चुका है मेरे पास C1 का वैल्यू। बात करते हैं आपकी C2 की वैल्यू की। ये है C2 का वैल्यू कि C2 में क्या वैल्यू हमें मिलता है। C2 की मैं यदि बात करूं तो C2 कंप्रेसिव फोर्स है। क्या होता है फॉर्मूला इसके अंदर, हमारे पास जब भी कंप्रेसिव फोर्स निकालना होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस इनटू एरिया। तो मैं मान रहा हूं कि यहां पर जो स्टील रेनफोर्समेंट है उसके लेवल पर जो स्ट्रेस अवेलेबल है स्टील में, कंप्रेसिव स्ट्रेस, उसका वैल्यू जो है वो F ऑफ SC है। ये F ऑफ SC इंटू एरिया ऑफ SC हो गया, स्ट्रेस इंटू एरिया ऑफ, इट विल बी द फोर्स। ये जो F है वो कंप्रेसिव फोर्स है स्टील रेनफोर्समेंट के अंदर, और AC जो है वो एरिया ऑफ क्या है, कंप्रेशन रेनफोर्समेंट है। अब बात करते हैं, आप देखिए यहां पर मैंने क्या किया था, मैंने यहां पर लिया था 0.36 FCK B इंटू XU। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, पूरा B ले रहा हूं, पूरा XU ले रहा हूं। आप यदि यहां पर बात करेंगे तो पूरा B लिया है, सपोज यहां कहीं पर इसकी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होगी, तो B पूरा ले रहा हूं। क्या पूरी विड्थ अवेलेबल है? नहीं। हमने क्या किया,
जब पहले वाले फिगर को कंसिडर किया, b इंटू x1 लिखा, b इंटू XU लिखा, मतलब वहां पर पूरी क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने समझ लिया है। लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा है, इन जगहों पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर कंप्रेशन रेनफोर्समेंट प्रेजेंट है। मतलब जब भी आप कंप्रेशन रेनफोर्समेंट डालेंगे तो इतनी जगह से आपको क्या करना पड़ेगा, कंक्रीट निकालना पड़ेगा। सो इन दिस एरिया देयर इज नो कंक्रीट, तो इस सेक्शन में भी इस जगह से हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ कंक्रीट को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से इस इक्वेशन से या तो पहली इक्वेशन से माइनस कर दो या दूसरी इक्वेशन से माइनस कर दो, किसी से भी कर सकते हैं। तो क्या होने वाला है, पहली इक्वेशन में हमें माइनस करना है क्योंकि पहला सेक्शन हमारे पास 0.36 FC के b इंटू XU का कंप्रेसिव फोर्स निकला है। तो इसके अंदर इन्हीं जगह पर देयर इज नो कंक्रीट। तो मैं यहाँ पे क्या बना देता हूँ, ये डॉटेड पॉइंट्स बना रहा हूँ। 3 स्टील रेनफोर्समेंट मैंने डाले थे, तो इन जगहों पर क्या है, कंक्रीट प्रेजेंट नहीं है। तो इतना एरिया आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। मतलब उतना फोर्स उस जगह का क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो क्या हो जाता है, कंक्रीट में स्ट्रेस कितने होते हैं, 0.446 FCK के होते हैं, 0.446 FCK, और वो 3 स्टील रेनफोर्समेंट का एरिया क्या होता है, ASC। तो मैं यहाँ पर माइनस कर रहा हूँ 0.446 FCK स्ट्रेस इन कंक्रीट इनटू एरिया ऑफ कंक्रीट। इस जगह का एरिया ऑफ कंक्रीट कितना हो जाएगा, इन जगहों का एरिया ऑफ कंक्रीट कितना होगा, वो एरिया ऑफ कंक्रीट जो होगा वो एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट के बराबर होगा, जो कि ASC है। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर ASC माइनस कर दिया है। चलिए, ये मेरे पास आ चुके हैं टोटल कंप्रेसिव फोर्स। टोटल अब क्या करना है, इन दोनों फिगर्स को ऐड कर दीजिए, मतलब दोनों वैल्यूज को ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास C1 प्लस C2 की वैल्यू आ चुकी है। क्या मैं इसको इस फैशन में लिख दूँ, 0.36 FCK b इंटू XU। इन दोनों को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, ASC कॉमन लेके कि ASC इज कॉमन, और हमने लिख दिया f ऑफ SC माइनस 0.446 इंटू FCK। चलिए, मेरे पास एक इक्वेशन आ गया है टोटल कंप्रेसिव फोर्स के लिए, है ना। अब हमें क्या करना है, टोटल कंप्रेसिव फोर्स का वैल्यू आ चुका है। अब इस टोटल कंप्रेसिव फोर्स में मुझे क्या क्या चीज़ें पता होती है, मुझे पता है यहाँ पर 0.36 FCK b इंटू XU, ये तो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम की कैपेसिटी का है, कंप्रेसिव कैपेसिटी का, तो वो इतनी वैल्यू में ठीक है। ASC एरिया ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट ओके 0.46 FCK, इट इज क्लियर। F ऑफ SC मुझे नहीं पता, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ F ऑफ SC। F ऑफ SC मीन्स स्ट्रेस इन कंक्रीट, सॉरी स्ट्रेस इन स्टील, ठीक है। तो स्ट्रेस इन स्टील में कैसे निकालूं इन कंप्रेशन जोन। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, मुझे एक फिगर याद है कि जब भी मैं सपोज मैं यदि मान लूं कि आपका जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो यहां कहीं से लाई कर रहा होगा, यहां पर देखते हैं हम, ये डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पास हो रहा है सपोज, है ना, ये डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है। तो स्ट्रेन वेरिएशन क्या होता है, लीनियर होता है। तो यह है आपका स्ट्रेन वेरिएशन का फिगर। मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है टॉप में, वो होती है 0.0035 की, ठीक है। उसके बाद यहां कहीं पर आपके पास क्या होता है, स्ट्रेन का वैल्यू होता है, कितना होता है 0.002 का। स्ट्रेन वेरिएशन फिगर यदि आप देखते हैं, ये मेरे पास क्या है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस XU है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं निकालना क्या चाह रहा हूं, मैं निकालना चाहता हूं F ऑफ SC। मैं ये F ऑफ SC निकालना चाहता हूं। F ऑफ SC मैं कैसे निकालूं, तो मेरे पास यहां पर क्या है कि कर्व है। IS 456-2000 के अंदर ऑलरेडी हमें कुछ कर्व्स दिए गए हैं स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन के। तो यहां पर स्ट्रेस लिया गया है, यहां पर स्ट्रेन्स के वैल्यूज लिए गए हैं। तो मैं पहले बना रहा हूं HYSD बार्स के लिए। तो HYSD बार्स के लिए कुछ इस टाइप के क्या दे रखे हैं, इन लोगों ने कुछ वैल्यूज दे रखी है। ये जो पहला है यह है आपका FY, जो कि एक्चुअल यील्ड स्ट्रेंथ बता रहा है, और दूसरा जो कर्व है वो लिमिट स्टेट मेथड के लिए है। इसको डिवाइड किया हमने 1.15 से विद द फैक्टर ऑफ 50 ऑफ 1.15 फॉर स्टील, ठीक है। तो ये स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व मेरे पास अवेलेबल है। कौन से टाइप के स्टील के लिए अवेलेबल है, ये अवेलेबल है आपका HYSD के लिए, ठीक है। हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स जब भी रहते हैं FE 415 500 वाले,
तो उनके लिए। और यदि मैं बात करूं आपका IS 456 2000 में एक कर्व और अवेलेबल है, वो कौन से स्टील के अवेलेबल है? माइल्ड स्टील के लिए। तो वो जो कर्व अवेलेबल है वो अवेलेबल है कुछ इस फैशन में, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का, कि यहाँ पर आपको जो कर्व दिया गया है वो कुछ इस फैशन में दिया गया है। ठीक है, तो एक कर्व तो ये हो गया होगा, दूसरा कर्व ये हो गया होगा, मतलब ये Fy के लिए है और ये वाला Fy डिवाइड बाय 1.15 के लिए लिमिट स्टेट मेथड के हिसाब से। ठीक है, अब मैं निकालना क्या चाहता हूँ? मैं एफ ऑफ एस सी निकालना चाहता हूँ इस इक्वेशन में। एफ ऑफ एस सी मीन्स क्या होता है? स्ट्रेस इन इस कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। तो मेरे पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अवेलेबल है स्टील के लिए, तो मैं कौन सी स्ट्रेन पर निकालूं? यदि मैं बोल दूं कि कोई एक गिवन वैल्यू है स्ट्रेन की, कि इस जगह पर जो स्ट्रेन अवेलेबल है स्टील के अंदर वो सपोज यहाँ कहीं पर लाई कर रहा है, तो यहाँ से मैं इसको ड्रैग करूं और ये मैं वैल्यू बता दूं कि कितना वैल्यू होगा एफ ऑफ एस सी का HYSD के केस में, यहाँ पर भी मैं बता सकता हूँ। तो मैं वही निकालना चाह रहा था कि कितनी स्ट्रेन अवेलेबल है इस रेनफोर्समेंट स्टील के लेवल पर। तो मैं क्या करता हूँ, कंक्रीट के अंदर जो स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन है वो लीनियर होता है। यहाँ पर 0.002 है, यहाँ पर 0.0035 है। अब हम क्या करने वाले हैं, मैं यहाँ पर देखिए ये कंप्रेशन रेनफोर्समेंट के लेवल पर कितना स्ट्रेन अवेलेबल है वो निकालना चाहता हूँ। तो आप देखेंगे कंप्रेशन रेनफोर्समेंट के लेवल पर यहाँ पर यदि मैं देखूँ तो ये इतना स्ट्रेन अवेलेबल है, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ एप्सिलॉन SC। कंप्रेशन रेनफोर्समेंट के लेवल पर अवेलेबल स्ट्रेन एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन SC से मैं डिनोट कर रहा हूँ। तो एप्सिलॉन SC का वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या मैं यहाँ पर? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ? तो सिमिलर ट्रायंगल देख रहा हूँ मैं यहाँ पर और लिख रहा हूँ 0.0035 डिवाइड बाय XU, 0.0035 डिवाइड बाय XU। अच्छा, मेरे को एक बात और समझ में आती है कि मैंने जो ये कंप्रेशन रेनफोर्समेंट डाल रखा है, ये जो मैंने कंप्रेशन रेनफोर्समेंट यहाँ पर डाला हुआ है वो कितनी डिस्टेंस पर डाल रखा है? टॉप से वो मैंने डाल रखा है D डैश डिस्टेंस पर। कितने पर? D डैश। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप D डैश डिस्टेंस पर ये डालते हैं तो ये डिस्टेंस भी कितनी हो चुकी है यहाँ पर आपकी? ये हो चुकी है आपकी D डैश। यदि वो D डैश है तो क्या मैं लिख दूं एप्सिलॉन SC डिवाइड बाय XU माइनस D डैश। सिमिलर ट्रायंगल से हो गया ये। ठीक है, 0.0035 डिवाइड बाय XU एप्सिलॉन SC डिवाइड बाय इतना डिस्टेंस, इतना कितना होगा? XU माइनस D डैश होगा। तो मैंने क्या किया, इस फैशन में लिख दिया है। बस यहाँ से आप XU का वैल्यू निकाल दीजिए, सॉरी नॉट XU का, हमें निकालना है एप्सिलॉन SC का। तो एप्सिलॉन SC का क्या कर रहे हैं हम? स्ट्रेन इन स्टील रेनफोर्समेंट इन द कंप्रेशन जोन निकाल रहे हैं। तो एप्सिलॉन SC का जो वैल्यू मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है कुछ 0.0035 इंटू 1 माइनस D डैश बाय XU। ये मुझे क्या मिल रहा है? यहाँ से ये मिला है फॉर्मूला कंप्रेशन रेनफोर्समेंट में स्ट्रेन निकालने के लिए। अब आपको स्ट्रेन का वैल्यू पता लग चुका है। ठीक है, आप क्या करिए, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए स्ट्रेन का वैल्यू निकाल लीजिए। स्ट्रेन मिल चुका है, स्ट्रेन को हम यहाँ पर, जैसे मेरे पास HYSD बार है तो मैंने क्या किया, ये रहा वो स्ट्रेन का वैल्यू, सपोज एप्सिलॉन SC, ये रहा एप्सिलॉन SC। हमने क्या किया, कुछ इस तरीके से इसको एप्सिलॉन SC को मैच कराया। HYSD बार है और हमारे पास लिमिट स्टेट मेथड है तो FI डिवाइड बाय 1.15 लेना पड़ेगा आपको। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर वैल्यू ले ली, ये वैल्यू हो गई है एफ ऑफ SC। तो आप फिगर से यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं? वैल्यू निकाल सकते हैं। SP16 के अंदर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ स्ट्रेन के लिए डिफरेंट वैल्यू ऑफ स्ट्रेस दिया गया है, आप डायरेक्टली वो वैल्यू पिक कर सकते हैं और यदि फिगर दिया जाता है तो ये फिगर से ले सकते हैं। बात करते हैं माइल्ड स्टील की। माइल्ड स्टील में भी मैंने क्या किया, इस इक्वेशन का यूज करते हुए स्ट्रेन निकाल दिया। स्ट्रेन सपोज यहाँ कहीं पर लाई कर रहा है तो ये हो गया आपका एप्सिलॉन SC। इसको मैंने मैच कराया तो मैंने क्या देखा कि इसकी जो वैल्यू आ रही है वो ये रही एफ ऑफ SC, और ये एफ ऑफ SC किसके बराबर है? FI डिवाइड बाय 1.15, मतलब किसके बराबर हो गया? ये 0.87 FY के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर भी यदि स्ट्रेन होगी तो भी सेम वैल्यू 0.87 FI होगा, यहाँ होगी तो भी। तो आपका
माइल्ड स्टील के केस में, यहाँ पर मैंने नाम नहीं लिखा है, ये आपका माइल्ड स्टील है। माइल्ड स्टील मतलब Fe250। जब भी आपके पास माइल्ड स्टील होगा तो स्ट्रेस इन स्टील जो होगा वो कांस्टेंट होगा इक्वल टू 0.87 Fy फॉर एनी वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन ऑफ SC के लिए। लेकिन जब भी आपके पास यहाँ पर HYSD बार्स होंगे तो आपको एप्सिलॉन SC की डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट वैल्यूज ऑफ F ऑफ SC मिलने वाला है। ठीक है, तो जब भी माइल्ड स्टील होगा इस F ऑफ SC की जगह आप क्या रख देंगे, डायरेक्टली 0.87 Fy रख देंगे। चलिए, इतना बात मुझे यहाँ पर क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है। मैंने निकाल दिए टोटल कंप्रेसिव फोर्स। अब बात करते हैं टोटल टेंसाइल फोर्स की। सभी चीजें पता हो गई आपको, सिर्फ आपको डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस XU नहीं पता है, वो हम आपको निकालना बता देते हैं पहले। उसके पहले मुझे निकालना होगा टोटल टेंसाइल फोर्स। तो टोटल टेंसाइल फोर्स क्या होता है, टोटल टेंसाइल फोर्स T इक्वल टू, देखिए यहाँ पर मैंने कंप्रेशन के लिए क्या था, C1 निकाला था पहले फिगर से, C2 निकाला था दूसरे फिगर से, दोनों को ऐड किया, टोटल कंप्रेसिव फोर्स मिल चुका है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पहले फिगर से टेंसाइल फोर्स T1 निकालूं, दूसरे फिगर से टेंसाइल फोर्स T2 निकालूं, दोनों को ऐड करूं, क्या मिल जाएगा मुझे, टोटल टेंसाइल कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन मिल जाएगा। सो पहले सेक्शन से मुझे वैल्यू क्या मिलती है, 0.87 FyST1 मिलता है, दूसरे से क्या मिल जाता है, 0.87 FyST2 मिल जाता है। बस ये हो गया आपका टोटल टेंसाइल फोर्स। पहला ये T1 का वैल्यू हो गया, ये T2 का वैल्यू हो गया, दोनों को हमने ऐड कर दिया, हमें टोटल टेंसाइल फोर्स की कैपेसिटी मिल गई है डबली रेनफोर्स्ड बीम सेक्शन का। अब आप देखेंगे मेरे पास टोटल कंप्रेसिव फोर्स भी है, ये इक्वेशन, मेरे पास टोटल टेंसाइल फोर्स भी है, ये इक्वेशन। मुझे डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, टोटल कंप्रेसिव फोर्स टोटल टेंसाइल फोर्स के इक्वल रख देता हूँ, और यही मेरा क्या है रूल है जब भी मुझे टोटल इफेक्टिव डेप्थ निकालना होता है, मतलब डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना होता है तब। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स को इक्वल कर देता हूँ। तो इक्वेशन मेरे पास बन जाती है 0.36 FCKB इंटू XU प्लस फिर क्या बनता है, A ऑफ SC F ऑफ SC माइनस 0.446 FCK इक्वल टू में हम क्या देखेंगे, टोटल टेंसाइल फोर्स 0.87 FyST1 प्लस 0.87 Fy इंटू ST2। अब एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी आपको क्या दे देते हैं, टोटल AST दे देते हैं, वो मेंशन नहीं करते हैं कि AST1 का क्या वैल्यू है या AST2 का वैल्यू क्या है, वो क्या करते हैं टोटल एरिया ऑफ AST देते हैं। तो टोटल एरिया ऑफ AST क्या होता है, AST1 प्लस AST2 होता है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन को इस जगह पर 0.87 FyAST1 प्लस 0.87 FyAST2, तो इसकी जगह पर मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर इसकी जगह पर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, यहाँ पर टोटल कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स 0.87 FyAST1 प्लस AST2 मीन्स AST। तो ये मेरे पास किसकी इक्वेशन बन चुकी है, ये मेरे पास इक्वेशन बन चुकी है यहाँ पर टोटल कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स की, और जो कि यहाँ पर आपको क्या दे देगा, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस दे देगा। देखो 0.36 पता है, ग्रिड ऑफ कंक्रीट पता है, बी मुझे विड्थ जो मैं ऑलरेडी डिजाइन कर चुका हूँ, मतलब डिसाइड कर चुका हूँ कि बी इतना ही रखना है, डेप्थ इतना ही रखना है, रेस्ट्रिक्टेड है ये डायमेंशन, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। XU पता नहीं है, एरिया ऑफ ASC मुझे पता है, F ऑफ SC में निकालना बता चुका हूँ आपको, 0.446 भी मुझे पता है ना, सब कुछ हमें पता है, 0.87 FyAST भी हमें पता है। हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस XU का वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको पता क्या क्या होना चाहिए, AST पता होना चाहिए और ASC पता होना चाहिए। अब ये तो मैंने डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आपको निकालना सिखा दिया है। आगे क्या करते हैं इसके अंदर, हम आगे मैं ये देखता हूँ कि इस मोमेंट की कैपेसिटी कैसे निकाला जाए, मोमेंट कैपेसिटी। तो आप देखेंगे यहाँ पर मोमेंट कैपेसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फोर्स इंटू लीवर आर्म कर देते हैं। तो फोर्स इंटू लीवर आर्म कैसे करें, यहाँ का कंप्रेसिव फोर्स, यहाँ का लीवर आर्म। यहाँ का कंप्रेसिव फोर्स क्या होता है 0.36 FCKB इंटू XU, यहाँ का लीवर आर्म कितना होता है D माइनस 0.42 XU, मैं पढ़ा चुका हूँ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के अंदर। सो यहाँ से मुझे पता लग चुका है 0.36 FCKB इंटू XU होता है, यहाँ से मुझे पता लग चुका है कि लीवर आर्म D माइनस 0.42 XU होता है। यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पर इस फिगर में आप देखेंगे
तो आप पाएंगे कि आपको निकालना है लीवर आर्म। यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स C2 है, टेंसाइल फोर्स T2 है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। मुझे यहाँ पर निकालना क्या है, लीवर आर्म। तो इस फिगर में आप देखिए किस जगह पर टोटल कंप्रेसिव फोर्स लग रहे हैं। इस जगह पर जो टोटल कंप्रेसिव फोर्स लग रहे हैं वो यहाँ इस लेवल पर लग रहे हैं। इस लेवल पर कंप्रेशन रेनफोर्समेंट के लेवल पर क्या लग रहे होंगे, टोटल कंप्रेसिव फोर्स C2 लग रहा होगा, और स्टील रेनफोर्समेंट के लेवल पर क्या लग रहा होगा, T2 लग रहा होगा। तो यहाँ C2 लग रहा होगा कंप्रेशन रेनफोर्समेंट के CG पर, यहाँ पर T2 लग रहा होगा टेंसाइल रेनफोर्समेंट के CG पर। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही मेरे लिए क्या होगा, लीवर आर्म होगा। तो यहाँ पर बताइए लीवर आर्म की वैल्यू कितनी आ रही है। यहाँ पर लीवर आर्म की वैल्यू जो है आप देखेंगे टॉप से लेकर यहाँ तक की जो डेप्थ होती है उसे हम इफेक्टिव डेप्थ कहते हैं। इफेक्टिव डेप्थ में से ये डी डैश वाला जो पोर्शन है वो यदि मैं माइनस कर दूं इफेक्टिव कवर, तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पर लीवर आर्म वैल्यू माइनस डी डैश। तो चलिए मुझे सेकंड फिगर के लिए भी क्या मिल चुका है, लीवर आर्म मिल चुका है। फर्स्ट फिगर के लिए क्या होता है, D-0.42XU। यहाँ की कैपेसिटी मीन्स यहाँ का फोर्स इंटू लीवर आर्म, यहाँ की कैपेसिटी मीन्स यहाँ का फोर्स इंटू लीवर आर्म। मुझे टोटल को ऐड कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा, टोटल मोमेंट कैपेसिटी मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखता हूँ क्या फॉर्मूला बनना चाहिए। तो टोटल मोमेंट कैपेसिटी का फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मैं बात कर रहा हूँ कंप्रेशन जोन की, आप चाहे तो टेंशन जोन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या बनता है मेरे पास फॉर्मूला, पहले फिगर से सिंगली रेनफोर्स्ड बीम से 0.36 FCK B इंटू XU। इसका लीवर आर्म क्या होता है, इसका लीवर आर्म होता है D-0.42XU। चलिए ये पहला जो फिगर था मेरा उसकी मोमेंट कैपेसिटी हो चुकी है, प्लस उसके अंदर मैं क्या कर दूं, दूसरा जो फिगर है मेरे पास है ना उसके लिए मोमेंट कैपेसिटी लिख दूं। कितनी हो जाएगी मोमेंट कैपेसिटी, दूसरे फिगर की जो मोमेंट कैपेसिटी हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू क्या बनने वाली है, दूसरे फिगर में कितने कंप्रेसिव फोर्स लग रहे हैं। तो दूसरे फिगर में जो कंप्रेसिव फोर्स मेरे पास लगे हैं, ये तो पहले फिगर का कंप्रेसिव फोर्स हो गए, ये दूसरे फिगर के कंप्रेसिव फोर्स हो गए, ये दूसरे फिगर के कंप्रेसिव फोर्स इनटू यहाँ का लीवर आर्म। तो देखते हैं क्या बनता है, यहाँ का लीवर आर्म क्या हो जाएगा, ये हो चुका है AC इंटू एफ ऑफ AC माइनस 0.446 FCK, ठीक है। अब इंटू यहाँ पर मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ का लीवर आर्म क्या है, यहाँ का लीवर आर्म है D माइनस ऑफ D डैश। अभी हमने निकालना देखा किस तरीके से हम लीवर आर्म निकालते हैं। तो ये मेरे पास क्या हो चुका है, ये मेरे पास निकल चुका है मोमेंट कैपेसिटी। चलिए मोमेंट कैपेसिटी कैसे निकाली मैंने, ये मैंने निकाली है कंप्रेशन जोन के अंदर। अब आप क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो टेंशन जोन में भी मोमेंट कैपेसिटी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 0.87 FY, देखिए मैंने लिखा है टेंसाइल फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पर। सो इस टेंशन जोन में यदि मोमेंट कैपेसिटी निकालना है तो क्या बन जाएगा, 0.87 FY AST1, यहाँ का लीवर आर्म D-0.42XU प्लस 0.87 FY AST2, यहाँ का लीवर आर्म D-D डैश, ठीक है। तो मेनली मैं सजेस्ट करता हूँ कि टेंशन जोन में न निकालते हुए कंप्रेशन जोन में निकालिए, क्योंकि टेंशन जोन में क्या है, हमें यहाँ पर AST1 प्लस AST2 की 2 डिफरेंट वैल्यूज कभी कभी नहीं दी जाती है, हमें एक कंप्लीट वैल्यू AST दे दी जाती है। तो फिर उस केस में आप AST1 AST2 को मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पाते हैं, इसलिए कंप्रेशन जोन में आप क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। हाँ, यदि वो क्लियरली मेंशन करते हैं किसी क्वेश्चन में, या वाइल डिजाइनिंग जब आप खुद डिजाइन कर रहे हैं, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो टेंशन जोन में फिर क्या इक्वेशन बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा 0.87 FY AST1 इंटू D-0.42XU का, प्लस सेकंड फिगर से मेरे पास बनना चाहिए 0.87 FY AST2, यहाँ का बनना चाहिए D-D डैश। ये लीवर आर्म बन जाएगा इस जगह का। तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से हमने क्या किया, डबली रेनफोर्स्ड बीम की एनालिसिस किया, जिसके अंदर मैंने क्या किया था, पूरा एक डबली रेनफोर्स सेक्शन लिया जिसकी कैपेसिटी MU है, मैंने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक सिंगली बैलेंस सेक्शन सिंगली रेनफोर्स्ड है, और दूसरा जिसके अंदर मुझे रिमेनिंग अमाउंट MU माइनस MU लिमिट को रजिस्ट करने के लिए बॉटम में स्टील रेनफोर्समेंट डालना पड़ा AST2 का।
चूंकि यहाँ पे एडिशनल स्टील रेनफोर्समेंट बॉटम में डाला है तो यहाँ पर C इक्वल टू टी की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, इसलिए C इक्वल टू टी को कंडीशन को सेटिस्फाई कराने के लिए मैंने फिर टॉप में भी क्या किया, अब देखिए टॉप में मैं एडिशनल कंक्रीट तो डाल नहीं सकता क्योंकि मुझे क्या करना है, डेप्थ रेस्ट्रिक्ट करना है। तो मैंने क्या किया, एडिशनल स्टील रेनफोर्समेंट डाल दिया C इक्वल टू टी कराने के लिए इस फिगर में। इस फिगर में तो ऑलरेडी है क्योंकि बैलेंस कंडीशन में है, तो वो करा दिया। तो अब AC हो गया, AC2 हो गया। अब इन दोनों फिगर्स को ऐड करेंगे, आपको टोटल डबली रेनफोर्स्ड बीम सेक्शन मिल जाएगा। पहले फिगर की आप मोमेंट कैपेसिटी निकालिए, दूसरे फिगर की मोमेंट कैपेसिटी निकालिए, दोनों को ऐड करिए। इस तरीके से आपको डबली रेनफोर्स्ड बीम की टोटल मोमेंट कैपेसिटी पता लग जाएगी। तो इन दिस सेशन वी हैव एनालाइज्ड आवर डबली रेनफोर्स्ड बीम सेक्शन। आगे वाले वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली बात करेंगे हाउ टू डिजाइन द डबली रेनफोर्स्ड बीम। मतलब मैं बात करने वाला हूँ डिजाइन से, मतलब मैं क्या बात करने वाला हूँ, किस तरीके से मुझे यहाँ पर AST1 कैलकुलेट करना है, किस तरीके से मुझे यहाँ पर AST2 कैलकुलेट करना है, किस तरीके से AC कैलकुलेट करना है। तो ये एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू।